जी, लेक्चर 5 है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस एक्सपीडिशंस के हवाले से। क्योंकि हमने पढ़ा था नेचुरल सैटेलाइट मून को कहते हैं, तो डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी स्पेस में हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रीज ने छोड़े। और सैटेलाइट किसको कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट की जो बड़ी ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करती है, रिवॉल्व करती है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। कुछ एमसीक्यू जो प्रीवियस लेक्चर में मिस हुए थे, जिस तरह मैंने बताया था कि वीनस यूरेनस यानी कि अर्नस और यूरनस दो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट के बजाय क्लॉकवाइज भी आ सकता है। अगर क्लॉकवाइज आ जाए तो भी वीनस और यूरेनस हैं, बाकी तुम जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि 6 प्लैनेट्स हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। आर्टिफिशियल ये सैटेलाइट और स्पेस एक्सपीडिशन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, तकरीबन 3000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के गिर्द, ठीक है, ऑर्बिटेटिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, या रिवॉल्व करते हैं। 3000 सैटेलाइट्स हैं तकरीबन। और पूरी जमीन को कवर करना हो, अगर जिस तरह हम मैप्स में देखते हैं या जिस तरह कॉल्स वगैरह आती है, तो पूरी जमीन को कवर करने के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। पूरी जमीन को अगर डिग्रीज में देखें तो 360 डिग्री होती है, ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। तो 120 डिग्री ईच सैटेलाइट कवर करता है, तो पूरी जमीन को एक साथ कवर किया जा सकता है। स्पेस एक्सपीडिशंस में सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, वो सोवियत यूनियन की तरफ से आया था। ठीक है, 1957 में 4 अक्टूबर 1957 को वो फर्स्ट सैटेलाइट था, स्पुतनिक 1। फर्स्ट सैटेलाइट किस कंट्री ने भेजा था? सोवियत यूनियन ने। ठीक है, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1, 4 अक्टूबर 1957 को। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं इस हवाले से कि उस एक्सपीडिशन में कोई इंसान नहीं गया था, बल्कि एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम लाइका था, और स्ट्रीट डॉग थी। ये भी एमसीक्यूज एक मरतबा आया कि किस किस्म की डॉग थी, कौन सी नस्ल थी स्ट्रीट डॉग थी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनको इतनी बीमारी नहीं लगती, या स्पेस में जा रहे हैं तो ये बियर कर सकें आखिर एक न्यू इन्वायरमेंट को, इसलिए स्ट्रीट डॉग को भेजा गया था। और ये नवंबर में एक्सपीडिशन हुई थी 1957 में। वो पीछे अक्टूबर में, फिर ये नवंबर में, 2-3 नवंबर को ये सेकंड एक्सपीडिशन हुई थी। फर्स्ट ह्यूमन को, जो फर्स्ट ह्यूमन था वो यूरी गैगारिन था, जो स्पेस में गया 1961 में, यानी कि तकरीबन 4 साल के बाद। ये सोवियत यूनियन का बंदा था, पायलट था, कॉस्मोनॉट था। ठीक है, कॉस्मोनॉट कहते हैं एस्ट्रोनॉट। या अगर यूएस की बात करें तो वो जो स्पेस में जाएंगे तो उनको एस्ट्रोनॉट कहेंगे। अगर सोवियत का या रशियन कोई जाता है तो उसको कॉस्मोनॉट कहते हैं। नेक्स्ट है रशियन फीमेल, जो वैलेंटीना टेरेशकोवा थी, फर्स्ट फीमेल थी जो स्पेस में गई 1963 में, यानी कि 2 साल के बाद फीमेल गई। यूरी गैगरिन के 2 साल के बाद वैलेंटीना टेरेशकोवा गई। अब हम आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में एस्टेब्लिश हुई। और इसने अपोलो 11 भेजा, फर्स्ट मिशन मून की तरफ, 1969 को। 21 जुलाई 1969 को ये जो स्पेस मिशन चांद पर, ठीक है, चांद पर पहुंचा 21 जुलाई 1969 को, और उसने अमेरिका का झंडा लगाया। 3 लोग थे इस मिशन में, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, बुज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिन। तो तीनों का नाम मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट पर्सन कौन था? आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके 19 मिनट के बाद जो जिसने चांद पर लैंडिंग की वो था बुज एल्ड्रिन। एक जो ल्यूनर ऑर्बिट में रहा उसका नाम था कॉलिन, माइकल कॉलिंस। अच्छा, आर्मस्ट्रॉन्ग की डेट ऑफ डेथ पूछी हुई थी, 2012 में डेथ हुई। तो पास्ट पेपर में कहीं पढ़ रहा था तो उसमें शायद 14-15 के किसी पेपर में पूछा। बार उम्मीद तो नहीं है कि ये दोबारा पूछेगा, लेकिन जो कि मैंने पढ़ा और इस तरह से एमसीक्यूज आता है, इसलिए मैंने ऐड किया। डेनिस टीटो, ये भी अमेरिकन था, फर्स्ट टूरिस्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट टूरिस्ट इन द स्पेस। सन 2001 में इसने ऐसे सियाहत का प्रोग्राम बनाया, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अमेरिकन था डेनिस टीटो।
ये करंट एमसीक्यूज है। अब पाकिस्तान स्पेस एजेंसी की तरफ आते हैं। स्पार्को, स्पार्को स्टैंड्स फॉर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जो कि 1961 में एस्टेब्लिश हुआ, 16 सितंबर 1961 को एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। इस पार्क को करंट चेयरमैन पूछ लेते हैं जी, जनरल आमिर नदीम साहब, मेजर जनरल आमिर नदीम साहब, अदब से नाम लेना चाहिए जी। ठीक है, आर्मी के बंदे हैं। 1990 में, करीब 30 सालों के बाद, 16 जुलाई 1990 को पाकिस्तान ने फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट अपना भेजा, बदर 1 के नाम से। ये एमसीक्यू पूछ लेता है, पाकिस्तान ने फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट कब भेजा? बदर 1 के नाम से भेजा, 1990 में। उसके बाद हम इंडिया का करंट एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्पेस मिशन चंद्रयान 3। हो सकता है राइवलरी या हरीफ होने की वजह से इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ना आए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, इसको इन डिटेल देखेंगे। ठीक है। इसमें भी कोई पर्सनैलिटी को पर्सन नहीं गया चंद्रयान 3 के मिशन में, बल्कि एक रोवर को भेजा गया, यानी कि इस तरह की एक मशीनरी है जो गई है। ठीक है, जिसने लैंड किया। लैंड रोवर्स को कहते हैं। ठीक है। लैंडर रोवर वो है जिसके साथ अटैच होकर ये गया है, और वो जिसने ये पिक्चर्स वगैरह लेनी है उसको लैंडर कहते हैं। विक्रम इसका नाम है। 23 अगस्त 2023 को इंडिया एज अ फर्स्ट नेशन इसलिए कहला रही हूँ उनके, कि साउथ पोल पर पहली मर्तबा इंडिया लैंड किया। उसके अलावा साउथ पोल पर ना रशिया गया, ना यूएस, ना चाइना। साउथ पोल पर फर्स्ट टाइम ये जो नेशन है हमारी नेबरहुड में, 23 अगस्त 2023 को फर्स्ट टाइम इन्होंने भेजा है। इसके अलावा चंद्रयान एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब मून क्राफ्ट। ठीक है, थर्ड इंडियन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इससे पहले भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए इससे पहले, लेकिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। और ये भेजने में किस किस पोर्ट थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, जिस तरह हमारी स्पार्को है, उनकी ISRO है। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था। और कहाँ से हुआ था? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा भूल भी जाए तो आंध्र प्रदेश आपको याद रहना चाहिए, आंध्र प्रदेश। अर्थ के मून की तरफ आते हैं जी। बड़ी अजीबो गरीब सी सरफेस है अर्थ के मून की, और इसमें एक बहुत बड़ी ऐसी लाइन लगी हुई है, एक शगाफ पड़ा हुआ है, 300 किलोमीटर का रिफ्ट चांद की सरफेस पे। ये भी एक एमसीक्यूज है। चांद की सरफेस पे एक बहुत बड़ा शगाफ है, उसको कितने 300 किलोमीटर का। इसके अलावा एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि अर्थ की मून पर टाइटेनियम कितने परसेंट है, तो 2% टाइटेनियम है। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो 43% ऑक्सीजन है। सिलिकॉन कितनी पाई जाती है, एल्यूमिनियम कितनी पाई जाती है, यानी कि 16%, एल्यूमिनियम 10% वगैरह वगैरह। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स कहते हैं जैसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। सोलर एक्लिप्स मतलब सूरज ग्रहण। तो सूरज ग्रहण कब होगा? जब हमें सूरज नजर आना बंद हो जाएगा या मध्यम नजर आएगा। ठीक है, तो उसको सूरज ग्रहण कहते हैं। अगर चांद हमें नजर ना आए तो, या मध्यम नजर आए, तो उसको ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, चांद ग्रहण कहते हैं। अब सूरज हमें नजर आता है दिन के वक्त। ठीक है ली। तो दिन के वक्त भी चांद एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइड में होता है सूरज की रोशनी की वजह से। फॉर एग्जांपल चांद इधर है, मेरी एरो को आप देखें, या चांद इधर है, या चांद बैक साइड पे भी हो सकता है दिन के वक्त, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन चांद और सूरज इस सिचुएशन में आ जाए कि चांद जमीन और सूरज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, और सूरज की रोशनी को मैक्सिमम रोक ले। देखिए एग्जैक्टली नीचे होगा तो यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, डार्क है, लेकिन साइडों में कुछ ना कुछ रोशनी है, तो यहाँ पर एक सूरज मध्यम नजर आएगा, और यहाँ पर बिल्कुल कम नजर आएगा, ना होने के बराबर। इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स की डेफिनेशन क्या हुई कि चांद अगर सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाए तो उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। साल में 2 मरतबा होता है, तकरीबन 3 मरतबा भी हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन ल्यूनर एक्लिप्स की क्या होगी? रात के वक्त हमें चांद नजर आता है। अब सूरज और जमीन का इस तरह का रिलेशन है, जमीन के एक हिस्से पर अगर दिन हो तो दूसरे हिस्से पर रात होती है। ठीक है, क्योंकि एक हिस्से पर यहाँ पर देखिए सूरज है तो यहाँ पर फुल रोशनी है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम है और हम 14वीं रात के चांद को बड़ी देख रहे हैं, लेकिन 14वीं रात का चांद एग्जैक्ट
उस एंगल पर आ जाए जहां पर सूरज, और ये राइट एंगल तो नहीं बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 180 का एंगल बन जाएगा, कि जहां पर जमीन का कंप्लीट साया पड़ जाता है सूरज पर, चांद पर, और चांद जो सूरज की रोशनी को रिसीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, चांद हमें क्यों शाइनिंग नजर आएगा? क्योंकि सूरज की रोशनी को रिसीव करेगा, तभी तो वो शाइनिंग होगी ना उसमें। आप लेकिन ये इस पोजीशन पर आ गया कि सूरज की रोशनी इस पर पड़ नहीं रही, तो ये चांद ग्रहण हो जाता है, चांद नजर नहीं आता, तो इसको ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, ल्यूनर एक्लिप्स साल में 2 से 3 मरतबा होता है, सोलर एक्लिप्स मैंने ऐसे गलती से कह दी, सॉरी। एक ये सिचुएशन भी होती है कि यहाँ पर दोनों नजर आ रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर सूरज ऑपोजिट होता है, मतलब अर्थ का साया चांद पर पड़ता है तो चांद हमें ग्रहण नजर आता है, और इस जगह पर जैसे ही चांद आता है इस पॉइंट पर, तो हमें सूरज ग्रहण नजर आता है। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।